नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या होती है और एक्स पार्टे डिक्री और डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का क्या रिलेशन है और ऑर्डर 9 में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं अगर कोई भी पार्टी अपीयर नहीं करती है ड्यू डेट पर जब उसे बुलाया गया है कोर्ट के सामने, तो क्या हो सकता है उस पार्टी के साथ। तो आइए जानते हैं ऑर्डर 9 को डिटेल में और सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री किस तरीके से होती है। अगर किसी डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी गई है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, वो किस तरीके से कोर्ट में रेमेडी ले सकता है। तो यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल सूट किस तरीके से फाइल होता है कोर्ट में और फिर सिविल सूट फाइल होने के बाद क्या प्रोसीजर कोर्ट अपनाता है। तो मान लीजिए कि ए नाम के एक प्लेंटिफ ने बी नाम के एक डिफेंडेंट के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया। अब आपको पता है कि जैसे ही एक सिविल सूट फाइल होता है तो कोर्ट को बी को सम्मन सर्व करने पड़ते हैं और इसके लिए ए को बी का एड्रेस वगैरह बताना पड़ेगा कि बी का घर वगैरह कहाँ है, ताकि कोर्ट उसको एक सम्मन सर्व कर सके। यानी कि कोर्ट बी को बुला रही है कोर्ट में आकर के आप जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ ए ने जो चार्जेस लगाए हैं, जो प्रॉपर्टी के जो भी मैटर्स हैं या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई मैटर है, उसमें आपका क्या स्टैंड है, आप किस तरीके से इसको काउंटर करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऑर्डर 5 ऑफ द सीपीसी में सम्मन्स भेजे जाते हैं टू डिफेंडेंट कोर्ट के द्वारा, ताकि डिफेंडेंट को बुलाया जा सके कोर्ट में ताकि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी पार्टी सम्मन सर्व करने के बाद नहीं आ रही है कोर्ट में बार बार, तो उस केस में उस व्यक्ति के खिलाफ वह केस एक्स पार्टे पास कर दिया जाता है, यानी कि उसकी एब्सेंस में ट्रायल कर दिया जाता है और उसके खिलाफ जजमेंट पास कर दिया जाता है। इसी को एक्स पार्टे डिक्री या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। आइए जानते हैं कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कौन से ऑर्डर के अंदर प्रोवाइडेड है सीपीसी के अंदर। तो ऑर्डर 9 के अंदर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात की गई है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस की बात की गई है, यानी कि पार्टीज कब अपीयर होंगी इस बारे में ऑर्डर 9 के अंदर समझाया गया है। और अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं होती है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, यह भी ऑर्डर 9 में समझाया गया है। आप सभी को पता होगा कि जब भी प्लेंटिफ केस फाइल करता है कोर्ट में तो कोर्ट डिफेंडेंट को बुलाती है और उसको 30 दिन के अंदर एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कहती है। हालांकि 60 दिन का एक्सटेंशन उसे और मिल सकता है और टोटल 90 डेज के अंदर उसे अपना एक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट कराना होता है। अगर डिफेंडेंट टाइम रहते हुए 30 दिन के अंदर या फिर जो एक्सटेंडेबल टाइम है 60 दिन यानी कि टोटल 90 डेज के अंदर अगर वह अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं कराता है तो कोर्ट उसके खिलाफ एक जजमेंट सुना देती है। और अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं करती है, यानी कि उसको एक डेट पर बुलाया गया कोर्ट के द्वारा और सम्मन्स भी सर्व हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो अपीयर नहीं हो रही है, तो इस केस में उसके खिलाफ एक एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दिया जाता है। यानी कि उसकी एब्सेंस में ही कोर्ट फैसला सुना देती है, उसको आने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुना सकती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में ऑर्डर 9 का जो रूल 1 है वो क्या कहता है। ऑर्डर 9 का रूल 1 ये कहता है कि जिस दिन भी डिफेंडेंट को बुलाया गया है सम्मन के अंदर कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो उस दिन पार्टीज की अटेंडेंस मैंडेटरी है और पार्टीज को उस दिन आना पड़ेगा या फिर वो अपने रिस्पेक्टिव प्लीडर्स के थ्रू भी आ सकती हैं। और सूट तभी सुना जाएगा अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न्ड टू अ फ्यूचर डेट फिक्स्ड बाय द कोर्ट। यानी कि जिस दिन डिफेंडेंट को बुलाया गया है उसी दिन सभी पार्टीज को आना होगा और उसी दिन सूट को सुना जाएगा। अगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर एक एडजर्नमेंट दे दिया गया कोर्ट के द्वारा तो फिर एक फ्यूचर तारीख पर कोर्ट उस मैटर को सुन सकती है। ऑर्डर 9 का रूल 3 कहता है कि अगर कोई भी पार्टी नहीं आती है तो उस केस में कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। यानी कि अगर कोई भी पार्टी नहीं आई तारीख पर, जो तारीख मुकर्रर करी थी कोर्ट ने, उस दिन अगर कोई भी पार्टी नहीं आती है तो सूट को आउटराइटली कोर्ट डिसमिस कर सकती है। ऑर्डर 9 का जो रूल 6 है वो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ऑर्डर 9 का जो रूल 6 है वो कहता है कि मान लीजिए कि जिस दिन एक तारीख दी गई कोर्ट के द्वारा और उस दिन केवल प्लेंटिफ आया और डिफेंडेंट नहीं आया, तो उस केस में क्या हो सकता है। इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए ऑर्डर 9 का रूल 6 पढ़ते हैं। ऑर्डर 9 का रूल 6 कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग देन, यानी कि प्लेंटिफ ही आया केवल और डिफेंडेंट नहीं आया, तो उस केस में क्या हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि व्हेन द सम्मन्स आर ड्यूली सर्व्ड, यानी कि जो सम्मन्स हैं वो डिफेंडेंट तक पहुंच गए थे और उसने उसकी रिसीट भी दे दी थी, यानी कि डिफेंडेंट को नोटिस था कि उसे इस डेट पर कोर्ट को आना है और वो उसके बावजूद जानबूझकर नहीं आया।
दूसरी पॉसिबिलिटी है कि व्हेन समन्स आर नॉट ड्यूली सर्व्ड, यानी कि उस तक समन्स नहीं पहुंचे थे डिफेंडेंट तक, और डिफेंडेंट को उस चीज का नोटिस ही नहीं था कि उसे इस तारीख को कोर्ट में आना है अपना जवाब देने के लिए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि व्हेन समन्स वर सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, यानी कि डिफेंडेंट को सम्मन तो मिल गए थे लेकिन उसे इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था जिसमें वो कोर्ट के अंदर आकर के जवाब दे सकता था। तो देखते हैं कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज में क्या रूल ले डाउन किया गया है और क्या होगा। तो जो पहला रूल है उसके अंदर अगर सम्मन्स डिफेंडेंट को मिल गए हैं, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द सम्मन्स वर ड्यूली सर्व्ड, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द शूट बी हर्ड एक्स पार्टे, यानी कि अगर ये प्रूव हो गया है कि डिफेंडेंट को समन सर्व हो गए थे तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा कि जो सूट है वो डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री किया जाए, यानी कि उसके खिलाफ एक्स पार्टे जजमेंट पास किया जाए, क्योंकि डिफेंडेंट की ही गलती है। उसको बकायदा नोटिस दिया गया था, उसको आने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद नहीं आया कोर्ट में। दूसरी पॉसिबिलिटी है व्हेन समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व्ड, तो अगर समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए हैं, यानी कि डिफेंडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो आकर के कोर्ट में अपना जवाब दे सके, अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सके, तो इस केस में क्या है कि कोर्ट विल डायरेक्ट अ सेकंड समन्स टू बी इशूड ऑन और सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, यानी कि इस केस में कोर्ट दोबारा डिफेंडेंट को समन भेजेगा, दूसरा समन भेजेगा डिफेंडेंट को, ताकि इस बार डिफेंडेंट को नोटिस हो जाए कि उसे इस तारीख को कोर्ट में आना है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि when summons served but not in due time, if it is proved that the summons was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the date fixed in the summons, the court shall postpone the hearing of the suit to a future date to be fixed by the court and shall direct the notice of such date to be given to the defendant, यानी कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि समन्स तो सब हो गए थे डिफेंडेंट को, लेकिन उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि वो कोर्ट में आकर के अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सके या जवाब दे सके, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, एक पोस्टपोनमेंट ऑफ द हियरिंग कर देगी, यानी कि दूसरी तारीख दे देगी कि इस तारीख को आना, और उस जो फ्यूचर डेट का जो नोटिस है वो डिफेंडेंट को दे दिया जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि एक जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ एक एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई है, तो अब उसके पास क्या विकल्प बचते हैं, वो क्या कर सकता है, यानी कि उसको सुने बिना कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, अब वो क्या करे, उसके खिलाफ तो फैसला आ गया है, तो क्या वो कुछ रेमेडी है उसके लिए। तो ऑर्डर 9 रूल 13 इस चीज का जवाब देता है। ऑर्डर 9 रूल 13 कहता है कि सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यानी कि अगर कोई भी ऐसी डिक्री है जो कि डिफेंडेंट को बिना सुने पास कर दी गई है तो उसको सेट असाइड किया जाता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए, वो इस सेक्शंस के इस रूल के अंदर ले डाउन है। आइए जानते हैं और इस रूल को डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्डर 9 रूल 13 कहता है कि इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfies the court that the summons was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the court shall, यानी कि कोर्ट को ये मैंडेटरी है कि अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल हो गए तो उस केस में वो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करेगा। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिग्री एज अगेंस्ट हिम upon such terms as to cost payment into the court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a date for proceeding with the suit, यानी कि अगर डिफेंडेंट ने कुछ पैरामीटर्स फुलफिल कर दिए, वो पैरामीटर क्या है, पहला है कि वो बोल दे कि नहीं मुझे सम्मन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, यानी कि मुझ तक सम्मन्स पहुंचे ही नहीं थे। दूसरा पैरामीटर है वो ये साबित कर दे कि दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, यानी कि अगर वो ये साबित कर दे कोर्ट के सामने कि जब आपने मुझे सम्मन सर्व किया तो मैं एक सफिशिएंट कॉज के द्वारा प्रिवेंट कर दिया गया था कोर्ट में आने के लिए। मान लीजिए कि वो अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था उस समय, और वो कोर्ट में आकर के अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकता था, तो इस केस में जस्टिस ये रिक्वायर करता है कि डिफेंडेंट को भी सुना जाए, और इसलिए उसके खिलाफ जो एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई है उसको कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगा। और ये सेक्शन मैंडेटरी टर्म्स में लिखता है कि द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री, हालांकि कुछ कॉस्ट वगैरह कोर्ट इंपोज कर सकता है डिफेंडेंट के ऊपर, और उसकी एक फ्यूचर डेट जो है वो अपॉइंट कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा कि इस फ्यूचर डेट पर आप आकर के फिर अपना केस प्रेजेंट करिए, और इस तरीके से ये मैटर प्रोसीड करेगा आगे। ऑर्डर 9 रूल 13 का जो पहला प्रोवाइजो है वो कहता है कि वेयर द डिक्रीज ऑफ सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली
इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ अदर डिफेंडेंट्स ऑल्सो। यानी कि अगर कोई भी डिक्री का नेचर ऐसा है, यानी कि वो डिक्री इनडिविजिबल है, यानी कि उसको अगर हम सेट असाइड करते हैं तो सभी डिफेंडेंट के खिलाफ वो ऑटोमेटिकली सेट असाइड हो जाती है। यानी कि केवल और केवल हम उसको उस डिफेंडेंट के परिप्रेक्ष्य में, उस डिफेंडेंट के पर्सपेक्टिव से हम उसको सेट असाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको उसके पर्सपेक्टिव से सेट असाइड करते हैं तो बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं उसके साथ, उनके खिलाफ भी वो डिक्री सेट असाइड हो जाती है। तो क्योंकि ये जो डिक्री है वो इनडिविजिबल है, तो इसलिए इस तरीके की नेचर अगर किसी डिक्री की है तो उस केस में कोर्ट जिस डिफेंडेंट ने अप्लाई किया है एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, उसके लिए तो सेट असाइड कर ही सकता है, लेकिन जिन डिफेंडेंट्स ने अप्लाई नहीं भी किया है उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, उनके अगेंस्ट भी वो डिग्री को सेट असाइड कर सकता है। ऑर्डर 9 रूल 13 का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो कहता है कि नो कोर्ट शेल सेट असाइड अ डिग्री पास्ड एक्स पार्टी merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons if it is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer to the plaintiff's claim। यानी कि कोर्ट सिर्फ इसलिए डिग्री को सेट असाइड नहीं कर देगा कि अगर कोई भी सम्मन्स में कोई इरेगुलरिटी थी, यानी कि कोई प्रोसीजरल लैप्स थे सम्मन्स को सर्व करने में, लेकिन अगर डिफेंडेंट को उस चीज का नोटिस मिल गया था कि मेरे खिलाफ एक सूट फाइल हुआ है और मुझे कोर्ट ने बुलाया है जवाब देने के लिए, उसके बावजूद भी वो नहीं गया और उसके पास सफिशिएंट टाइम भी था वो अपियर होने के लिए, तो इस प्रोसीजरल इरेगुलरिटी अगर सम्मन्स में है तो उस ग्राउंड पर डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगी कोर्ट। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का जो कंसेप्ट है वो ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको 1976 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इस ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर डाला गया था, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि वेयर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी अंडर दिस रूल and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside the decree which is passed ex parte। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक डिफेंडेंट के खिलाफ एक एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई है तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो जिस कोर्ट ने वो एक्स पार्टी डिग्री पास करी है उसके पास वो ऑर्डर 9 रूल 13 में एक एप्लीकेशन डाले और बोले कि आप इस डिग्री को सेट असाइड कर दीजिए क्योंकि मेरे कुछ पैरामीटर्स थे, मैं सफिशिएंट कॉज के द्वारा प्रिवेंट कर दिया गया था या फिर मुझे सम्मन्स नहीं सर्व हुए थे, इसलिए आप इस डिग्री को सेट असाइड कर दीजिए। एक रास्ता तो उसके पास ये है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है उसी में वो एप्लीकेशन लगा करके उस डिग्री को सेट असाइड करे। दूसरा रास्ता उसके पास है कि वो सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी के अंदर एक सिविल अपील फाइल कर सकता है और उस अपील को हियर किया जाएगा अपीलेट कोर्ट के द्वारा, और उस केस में भी जो अपीलेट कोर्ट है वो उस केस के मेरिट्स को सुनेगा और उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या जो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री है वो करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, या फिर जो एक्स पार्टी डिग्री का जो ऑर्डर पास किया गया डिफेंडेंट के खिलाफ, जो कि बाद में हाँ अपीलेट कोर्ट में अपीलेंट बनेगा, उसके खिलाफ जो एक्स पार्टी डिग्री का ऑर्डर पास किया गया है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या उसमें कुछ लैप्सेस हैं, अगर हैं तो उस केस में जो अपीलेट कोर्ट है वो उस डिग्री को उसको हटा देगा और डिफेंडेंट को राइट दे देगा कि वो फिर से अपना एक फ्रेश क्लेम फाइल कर सकता है लोअर कोर्ट में। तो ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 में ही एप्लीकेशन डाले, दूसरा रास्ता है कि वो सेक्शन 96 में एक अपील फाइल करे अपीलेट कोर्ट के अंदर। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि अगर एक अपील फाइल करी गई है, एक एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है, उसके खिलाफ एक अपील फाइल कर दी गई है अपीलेट कोर्ट में और जो अपील है वो डिस्पोज करी जा चुकी है, यानी कि अगर अपील पेंडिंग है तो उस केस में ये एक्सप्लेनेशन नहीं लगती है। लेकिन अगर वो अपील डिस्पोज करी जा सकती है ऑन एनी ग्राउंड, यानी कि मान लीजिए कि जो अपीलेट कोर्ट है उसने उस केस को मेरिट्स पर सुना और उसको निकली इस कंक्लूजन पर कि जो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री है वो जरूरी नहीं है और जो ऑर्डर ऑफ एक्स पार्टी डिग्री है वो बिल्कुल सही था, या फिर वो एक्स पार्टी डिग्री का जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो उस केस में क्या है कि इस ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर फिर जो डिफेंडेंट है वो कोई एप्लीकेशन नहीं एंटरटेन करवा सकता है कोर्ट के द्वारा, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट जिसने वो ऑर्डर पास किया है उसके पास वो दोबारा ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले अपीलेट कोर्ट के अंदर चला गया था, इसलिए अब वो ऑर्डर 9 रूल 13 का जो रिकोर्स है वो नहीं ले सकता है। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इसी के अंदर छिपी हुई है, हालांकि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है वो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन से जो रेलिवेंट है वो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इन डिस्गाइज फॉर्म में है। ये एक्सप्लेनेशन कहती है where there has been an appeal against a decree which is passed ex parte under this rule and the appeal has been disposed of on any ground। अब ये जो लाइन है जो ग्रीन में मार्क्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन द ग्राउंड दैट द अपीलेंट हैज विड्रॉन द अपील, यानी कि अगर जो अपीलेंट है
जो डिफेंडेंट था ट्रायल कोर्ट में, वो अपीलेट कोर्ट में अपीलेंट बना और वो अपीलेट कोर्ट में गया और उसने वहां पर जाकर के सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री के लिए जो एक केस फाइल किया। अगर वो अपील डिस्पोज कर दी गई है किसी भी ग्राउंड पर, या तो एक उस अपीलेंट के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो उस अपील को ही विड्रॉ कर ले, यानी कि अगर वो अपील को विड्रॉ कर लेता है ऑर्डर 23 के अंदर, तो फिर उस केस में वो ऑर्डर 9 रूल 13 का रिकोर्स ले सकता है। लेकिन अगर उसने वो अपील अपनी विड्रॉ नहीं करी और वो अपील डिस्पोज कर दी गई अपीलेट कोर्ट के द्वारा किसी भी ग्राउंड पर, तो फिर वो ऑर्डर 9 रूल 13 का रिकोर्स नहीं ले सकता। यानी कि नो एप्लीकेशन शैल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड दैट एक्स पार्टी डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब अपीलेट कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल कोर्ट की जो एक्स पार्टी की जो डिक्री है, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास करी गई है, अगर अपीलेट कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री है वो अपीलेट कोर्ट की डिक्री के साथ मर्ज कर जाती है। और यहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का कंसेप्ट आता है। यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो एक्स पार्टी डिक्री पास करी थी, वो अपीलेट कोर्ट के जो जजमेंट है उसके साथ, यानी कि जो अपीलेट कोर्ट की डिक्री है उसके साथ ये मर्ज कर जाती है। यहीं पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर काम करता है। और जो अपीलेंट है यानी कि जो डिफेंडेंट है, वो फिर ऑर्डर 9 रूल 13 का रिकोर्स नहीं ले सकता है। आइए इस चीज को और अच्छे से ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए ए नाम के एक प्लेंटिफ ने बी नाम के एक डिफेंडेंट के खिलाफ एक सूट फाइल किया। कोर्ट ने बी के खिलाफ सम्मन सर्व कर दिए और उसको एपियर होने का आदेश दिया और 30 दिन के अंदर एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने का भी ऑर्डर दिया। ऑर्डर 9 रूल 6A में डिफेंडेंट आता ही नहीं है, यानी कि वो एपियर ही नहीं होता है। और कोर्ट फिर डिफेंडेंट के खिलाफ एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देता है, यानी कि एक्स पार्टी डिक्री पास कर देता है। अब ये जो बी नाम का जो डिफेंडेंट है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं इसके पास। पहला है कि ये सेक्शन 96 में अपील में चला जाए इस एक्स पार्टी जो डिक्री है उसके खिलाफ, और दूसरा उसके पास विकल्प है कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 की एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे और कोर्ट को समझाए कि वो क्यों नहीं आ पाया था। आइए इन दोनों विकल्पों को अच्छे से समझते हैं। अगर वो ऑर्डर 9 रूल 13 में एक एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उसको दो चीजें कोर्ट को सेटिस्फाई करनी होंगी। पहला है कि वो सफिशिएंट कॉज सेटिस्फाई करेगा जिसकी वजह से वो कोर्ट में आ नहीं पाया था। समन्स तो उस तक पहुंच गए थे, लेकिन क्योंकि वो मान लो अस्पताल में था या उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए वो कोर्ट में आ नहीं पाया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। और दूसरा केस है कि उसको समन्स ही सर्व नहीं हुए थे, यानी कि उसे नोटिस ही नहीं था कि उसके खिलाफ एक सूट फाइल हुआ और उसे कोर्ट में आकर के जवाब देना है। इन दोनों ही केस में एक्स पार्टी डिक्री को मैंडेटरली कोर्ट के द्वारा सेट असाइड किया जाएगा। ये ऑर्डर 9 रूल 13 कहता है। अब देखते हैं कि डिफेंडेंट के पास जो दूसरा ऑप्शन है, जो अपील का ऑप्शन है, वो क्या कहता है। सेक्शन 96 के अंदर अगर वो अपील करता है और वो जो उसकी अपील है वो डिस्पोज कर दी जाती है किसी भी ग्राउंड पर, और वो अपील को विड्रॉ नहीं करता है, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि जो उसकी अपील थी, जो उसने एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ जो अपील फाइल करी थी, अगर वो डिस्पोज कर दी गई, यानी कि हाई कोर्ट ने या फिर जो अपीलेट कोर्ट है उसने उसको सुना और उसको डिसमिस कर दिया या समरली भी डिसमिस कर दिया, तो उस केस में अब उसके पास ये रास्ता नहीं बचता है कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर वापस उस ट्रायल कोर्ट के पास जाकर के रिलीफ मांगे। अगर अपील के दौरान उसके मन में आया कि नहीं यार, यहाँ तो हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, तो अगर वो अपील अपनी विड्रॉ कर लेता है ऑर्डर 23 में, तो अब वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उसकी अपील के ऊपर सुनवाई होकर के जो अपीलेट कोर्ट है उसने उस पर फैसला सुना दिया, तो अब वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर वापस नहीं जा सकता। इसका पर्पस बेसिकली यही था कि जो डिफेंडेंट है उसके जो ऑप्शंस हैं उनको लिमिट किया जाए, क्योंकि इस तरीके से तो वो मान लो कि वो डायलेटरी टैक्टिक्स को यूज करते करते कोर्ट का टाइम भी वेस्ट करेगा और जो प्लेंटिफ है उसको भी रिलीफ मिलने में काफी टाइम लगेगा। तो इसलिए जो रूल ऑफ जस्टिस कहता है कि डिफेंडेंट को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो प्लेंटिफ है उसको भी तकलीफ ना हो, तो इसलिए डिफेंडेंट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया गया है। उसको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके पास दो रिलीफ्स हैं, और जो प्लेंटिफ है उसको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि ये जो डिफेंडेंट है बार बार कई बार ये क्या नाम कभी ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन फाइल कर दे रहा है, कभी अपील फाइल कर दे रहा है, तो इसकी वजह से प्लेंटिफ को रिलीफ मिलने में डिले होता है और ये नहीं होना चाहिए। यही पर्पस है इस एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन रिस्ट्रिक्ट करती है कि अगर आप एक बार को अपील में चले गए तो अब आप दोबारा ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन उस कोर्ट में एंटरटेन नहीं करवा सकते। और डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के अकॉर्डिंग ये जो अपीलेट कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई करके इस मैटर को डिस्पोज कर दिया, और उस वो एक डिक्री जो उन्होंने पास करी अपीलेट कोर्ट ने, और जो ट्रायल कोर्ट ने जो एक एक्स पार्टी डिक्री पास करी थी, तो जो ट्रायल कोर्ट की जो एक्स पार्टी डिक्री है वो अपीलेट कोर्ट की जो डिक्री है उसके साथ मर्ज कर जाती है। यानी कि अब ये जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री थी एक्स पार्टी की, वो
जो अपीलेट कोर्ट की डिक्री है एक्स पार्टे ऑर्डर को कंफर्म करना या फिर उसको किसी भी तरीके से डिस्पोज कर दिया है, वो जो डिक्री है वो अब कंफर्म हो जाती है, वो अपीलेट कोर्ट की डिक्री के साथ मर्ज हो जाती है, यानी कि उसके साथ जुड़ जाती है। ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एक्सप्लेनेशन है उसका पर्पस समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रानी चौधरी वर्सेस लेफ्टिनेंट जीस चौधरी के केस में जस्टिस आर.एस. पाठक ने यह कहा था कि the legislative attempt incorporated in the explanation was to discourage a two-pronged attack on the decree and to confine the defendant to a single course of action। यानी कि डिक्री पर दो तरीके से अटैक नहीं किया जा सकता और डिफेंडेंट को केवल और केवल एक सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन तक ही सीमित रखने के लिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 1976 में डाली गई। इसका पर्पस है कि डिफेंडेंट को लिमिट किया जाए, उसको इतनी आजादी ना हो कि वो प्रोसीजर का मिसयूज करके कोर्ट का भी टाइम वेस्ट करे और प्लेंटिफ को भी परेशान करे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऑर्डर 9 रूल 13 को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है और उसका पर्पस क्या है, इस एक्सप्लेनेशन का पर्पस क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए धन्यवाद।